हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ईआरसीपी प्रोसीजर। सबसे पहले हम ईआरसीपी की फुल फॉर्म पे अगर बात करें तो इसका नाम है एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। इसका क्या मतलब होता है अगर हम इसके नाम से जानें तो एंडोस्कोपी का मतलब है कि यहाँ पे हम एक इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं जिसका नाम है एंडोस्कोपी। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि हमारे पास में यहाँ जो कंट्रास्ट दिया जाएगा वो कंट्रास्ट हमारे पास में बाइल डक्ट में नीचे की तरफ से दिया जाएगा। मतलब कि हमारे पास में जो है हम पहले जो हमारा ड्यूडेनम में जहाँ पे आके हमारी बाइल डक्ट ओपन होती है वहाँ पे पेपिला ऑफ वेटर से वहाँ से हम अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे अपने कंट्रास्ट को। फिर उसके बाद में वो हमारा कंट्रास्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट, उसके बाद सिस्टिक डक्ट, गोल ब्लैडर और उसके बाद हिपैटिक डक्ट में जाएगा। अभी तक जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे थे उन प्रोसीजर के अंदर पे क्या हो रहा था कि हमारा जो कंट्रास्ट है वो कंट्रास्ट लीवर में पहले आ रहा था, उसके बाद में वो वहां से एक्सक्रीट हो रहा था और एक्सक्रीट होने के बाद में फिर वो हमारे पास में जो है बाइल डक्ट्स में आ रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास में कंट्रास्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, नीचे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ों को आज देखने वाले हैं और इस प्रोसीजर को हम पढ़ने वाले हैं। ये जो प्रोसीजर हमारे पास में है ये प्रोसीजर हमारे पास में कॉम्बिनेशन है फ्लोरोस्कोपी और एंडोस्कोपी का। मतलब कि हमारे पास में यहाँ पे अभी तक जो हमने प्रोसीजर किया जैसे कि ओसीजी प्रोसीजर और आईवीसी प्रोसीजर, एक के अंदर पे हमने ओरल कंट्रास्ट जो कि टैबलेट फॉर्म में हमने पेशेंट को खिलाया था और दूसरा हमने उसको इंट्रावेनसली कंट्रास्ट दिया था। लेकिन अब यहाँ पे जो कंट्रास्ट हम देंगे वो डायरेक्टली कंट्रास्ट हम उसकी बाइल डक्ट्स के अंदर पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास में जो है कॉम्बिनेशन होगा एंडोस्कोपी और फ्लोरोस्कोपी का। किसका? एंडोस्कोपी और फ्लोरोस्कोपी का। एंडोस्कोपी की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में पेपिला ऑफ वेटर है वहां तक जाएंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने कैथेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी बाइल डक्ट के अंदर और उसके बाद में वहां पे हम कंट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो हमारे पास में प्रोसीजर होगा ये प्रोसीजर हमारे पास में गैस्ट्रोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट मिलके करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों की अंडर ऑब्जर्वेशन में ये प्रोसीजर हमारा परफॉर्म किया जाता है। एक रेडियोलॉजिस्ट होगा और एक हमारा गैस्ट्रोलॉजिस्ट होगा। और ये जो प्रोसीजर हमारे पास में किया जा रहा है ऑब्वियसली हम बाइल डक्ट की एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस की बात कर रहे हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर और हिपैटिक डक्ट, इन सब को चेक करने के लिए ये प्रोसीजर हमारा किया जा रहा है। और इस प्रोसीजर के अंदर पे एक और चीज है, ये प्रोसीजर हमारा डायग्नोस करने के साथ साथ में ट्रीटमेंट भी होगा इसके प्रोसीजर के अंदर। हम इसमें लास्ट में इसका एक जो है ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि इस प्रोसीजर को करते करते इसके साथ में हम ट्रीटमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसीजर होगा ये किस किस कंडीशन में किया जा सकता है, तो हमारे पास में हमारे जो इंडिकेशन है जैसे गॉल स्टोन इन द बाइल डक्ट, बाइल के अंदर पे अगर हमारा कोई क्या होगा, स्टोन होगा। देखो गॉल स्टोन का मतलब हो गया जीबी के अंदर, या फिर हमारे बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब ऑब्स्ट्रक्शन भी हमारे पास में हो सकता है बाइल डक्ट का। उसके बाद में हमारी बाइल डक्ट के अंदर पे स्टेनोसिस हो सकता है, मतलब कि नैरोइंग हमारी बाइल डक्ट के अंदर हो सकती है। तो उसके लिए भी ये जो प्रोसीजर हमारे पास में होगा इस प्रोसीजर को हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखो ये हो गई हमारी बाइल डक्ट की, लेकिन हमारे पास में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोइंग पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर पे प्रेजेंट है, नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन अगर पैनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो हमारी पैनक्रियास है, पैनक्रियास के अंदर पे भी कंट्रास्ट जाएगा। ठीक है, वहां पे भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो चीज भी हमें क्या होगी, दिख जाएगी। उसके बाद में हमारे पास सबको पता है कि हमारे पास में एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोला जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडई। ठीक है, तो ये हमारे पास में अगर इसका कोई डिसफंक्शन होगा, मतलब कि अगर इसने कोई काम करना, क्योंकि इसका काम क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन करने का, तो अगर ये हमारे पास में जो है डिसफंक्शन इसका होगा तो उसको देखने के लिए भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना ईआरसीपी प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी को सीवियर जॉन्डिस है, देखो जॉन्डिस हमारे पास में बहुत सारे रीजन से होता है। ठीक है, अगर हमारे पास में मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हमारे किसके अंदर पे, बाइल डक्ट के अंदर पे, या हमारा एक्सेस अमाउंट में जो है हमारी क्या हो रही है, हमारा बाइल जो है सिक्रीट हो रहा है, बहुत सारी कंडीशंस है जिसकी वजह से हमारे पास में जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं। अगर वो सीवियर कंडीशन में हमारे पास में हो रहा है तो हम तब भी क्या कर सकते हैं, ईआरसीपी प्रोसीजर उसको देखने के लिए कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में ईआरसीपी प्रोसीजर तब अप्लाई होता है जब आईवीसी प्रोसीजर और हमारे जो है ओसीजी प्रोसीजर काम नहीं करते हैं, तो तब हम इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास में इसके इंडिकेशंस हैं। उसके बाद अगर हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जैसे कि हमारे पास में ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पे हमें क्या नुकसान होगा, देखो
अगर आपके पास में आप जो एंडोस्कोपी डालने वाले हो, तो एंडोस्कोपी कहां से डालोगे भाई? इसोफेगस से ही तो डालोगे। तो इसोफेगस ही ऑब्स्ट्रक्टेड होगा तो हमारा एंडोस्कोपी ही नीचे नहीं जाएगा, तो ये हमारा जो प्रोसीजर होगा ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। उसके बाद में अगर किसी को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, अगर किसी को इन्फ्लामेशन है या हमारे पास में किसके अंदर, पैनक्रियास के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ERCP प्रोसीजर को नहीं करेंगे। अगर किसी को ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कि हमारे पास में ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो जाने वाले, अच्छा ये जो ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो भी, ये भी अपर ड्यूडेनल मतलब कि जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होता है ना, आप सबको पता है, ये हो गया हमारा ड्यूडेनम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में हमारा क्या है, ड्यूडेनम है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया या सेकंड। इसी एरिया में, इस वाले एरिया में हमारे पास में, मतलब सेकंड पार्ट के अपर एरिया में हमारे पास में क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियाटिक डक्ट हो रही होती है वो ओपन हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर यहां तक इससे पहले अगर हमारे पास में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन से हमारे पास में क्या होगा, ये जो प्रोसीजर हमारा है ये प्रोसीजर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। या फिर अगर किसी को सीवियर कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो उस कंडीशन में भी ERCP प्रोसीजर को नहीं परफॉर्म किया जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन, अगर हमारा जो कंट्रास्ट है उस कंट्रास्ट से किसी को सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। या फिर हमारे पास में प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में तो आपको पता है कि हमारा जो एक्सरे होता है वो एक्सरे हम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इस प्रोसीजर को भी हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्रेगनेंसी के अंदर पे एंडोस्कोपी हो सकती है, बट फ्लोरोस्कोपी, एक्सरेज आप नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास में आप एंडोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं, तो एंडोस्कोपी तो अपना काम कर देगी, लेकिन आपका जो एक्चुअल में प्रोसीजर है वो फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे जाके कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आप जो बाइल डक्ट को देख पा रहे हो वो एंडोस्कोपी से नहीं, एंडोस्कोपी तो आपको सिर्फ ड्यूडेनम तक ले जाएगी, ठीक है ना। आगे तो आपने क्या करना है, आपने कैथेटर को इंसर्ट करना है, उससे कंट्रास्ट अंदर देना है, तो वहां तो आपकी जो फिल्मिंग होगी वो फ्लोरोस्कोपी से होने वाली है। तो इसी वजह से आपके पास में ये जो भी प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर आपका एक्सरे पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे यूज किए जाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास में हमारी एंडोस्कोपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी फाइबर ऑप्टिक ड्यूडेनोस्कोपी विद कैमरा अटैच टीवी मॉनिटर, मतलब कि हमारे पास में ये जो हमारी एंडोस्कोपी है, इस एंडोस्कोपी पे आगे पे कैमरा लगा हुआ होता है, और ये हमारे पास में जैसे जैसे बॉडी के अंदर पे जाती है वो सारी चीजें हमें क्या होती है, मॉनिटर पे शो होती है। तो ये एंडोस्कोपी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद में ये कंट्रास्ट मीडिया पे मैं अभी बात करूंगा। उसके बाद में हमारे पास में हो फ्लोरोस्कोपी विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, फ्लोरोस्कोपी विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, और यहाँ पे सियाम की मशीन हमारे पास में हो तो बहुत अच्छी बात है। सियाम का मतलब ये होता है कि पेशेंट को बिना मूव करे हम उस पेशेंट का जो एंगल पे एक्सरे है वो हम ले सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट को बिना मूव करे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे सियाम की अगर मशीन हमारे पास में हो तो बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद में हम कैथेटर यूज करेंगे। कैथेटर हमारे पास में हम पेशेंट के अंदर पे जो है कंट्रास्ट कैथेटर से ही देंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे एंड जेली होनी चाहिए। लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे एंड जेली, दैट मीन कि हमारे पास में जब हम उसको एंडोस्कोपी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें जेली लगानी पड़ेगी, उस पर कोई ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जो लुब्रिकेंट हो। उसके बाद में दूसरा स्प्रे, हमें माउथ में स्प्रे करना है लोकल एनेस्थीसिया, जिससे हमारे पास में जो सेंसेशन है माउथ का या यूव्यूला हमारे पास में जो है उसे जब हम इंट्रोड्यूस करें तो पेशेंट को जो है कफ ना हो, ठीक है, अनकंफर्ट ना हो। इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करेगा, इस लोकल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये जेली फॉर्म में भी होगी क्योंकि हमें एंडोस्कोपी के आगे लगाना है, स्प्रे फॉर्म में क्योंकि हमें स्प्रे करना है माउथ के अंदर। उसके बाद में सिरिंज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। सिरिंज की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, देखो यहाँ पे हम कंट्रास्ट भी सिरिंज से दे सकते हैं, जो पीछे पे हम कंट्रास्ट यूज करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे पेशेंट को जो है अगर कोई पेशेंट को किसी को एंजाइटी है या कोई भी ऐसी दिक्कत है तो हमें पेशेंट को कैनुलेशन करना है, और उस कैनुलेशन से हम पेशेंट को मेडिकेशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में कैनुला, कैनुला की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, कैनुला हम पहले ही पेशेंट की आर्म में लगा देंगे, जिससे हमारे पास में ये होगा अगर पेशेंट को कोई रिएक्शन हो जाता है कंट्रास्ट से तो हम उसको एकदम से क्या कर सके, जो भी हमें मेडिकेशंस देनी है, जो भी हमें एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस पेशेंट को देनी है वो हम एकदम से पेशेंट पे अप्लाई कर सके। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास में जब पेशेंट को कोई रिएक्शन हो गया, मान लीजिए एडिमा हो गया, तो अब क्या होगा, पेशेंट की तो स्वेलिंग हो गई, अब हमें वेन्स नहीं मिलेगी,
तो हम कैनुलेशन कैसे करेंगे? तो हमें क्या पहले से ही कैनुलेशन करके रखो, जिससे पेशेंट को अगर कोई कंडीशन हो गई तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को एकदम से मेडिकेशंस कर सकते हो। उसके बाद में हम पेशेंट को गॉज, हमें जरूरत होगी गॉज की, गॉज हम यहाँ पे यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सके, स्वैब वगैरह कर सके, चीजों को साफ कर सके। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ये पूरा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम जहां पे भी कैनुलेशन कर रहे हैं या हमें कोई भी रिक्वायरमेंट है साफ करने की वगैरह की, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में सक्शन मशीन। अगर हमारे पास में हम कंट्रास्ट पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, एक हमारे पास में इंटुबेटर होना चाहिए और हम सक्शन मशीन की यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। जब हम पेशेंट को एंडोस्कोपी इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस टाइम पे ये हमारे पास में हमें रिक्वायरमेंट में लगेगा, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो हमारे पास में है, ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें यहाँ पे पेशेंट को अवेलेबल चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे जो कंट्रास्ट की बात हो रही है, ये कंट्रास्ट हमारे पास में वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कंट्रास्ट, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे नॉन आयनिक कंट्रास्ट ले सकते हैं, आयनिक कंट्रास्ट ले सकते हैं, और कंट्रास्ट की क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास में 20 ml होगी। और इस कंट्रास्ट को हम यहाँ पे कौन सा ले सकते हैं? विसिपैक कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हमें पता है कि नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में कौन सा यूज होगा, कैसा यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारा कंट्रास्ट मीडिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास में इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे एब्डोमेन के एक्सरे की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हमारी ब्लड की रिपोर्ट हमें चाहिए होगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद ब्लड सीरम क्रिएटिनिन के हुए पेशेंट को हम कंट्रास्ट दे रहे हैं, उसकी हमारे पास में रिपोर्ट होनी चाहिए। हमें यहाँ पे किसी पेशेंट को कार्डियो रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है, तो हमारे पास में उसके लिए हमें चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट चाहिए होगी। उसके बाद में अगर किसी की प्रीवियस कोलिंजियोग्राफी रिपोर्ट है तो वो भी हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट, क्योंकि हम ज़्यादातर ये होता है कि किसी का एब्डोमेन में कोई दिक्कत होती है, लीवर वगैरह को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं हमारा जो है अल्ट्रासाउंड यूएसजी। तो अगर उसकी रिपोर्ट है तो वो हमारे पास में लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि लीवर का हमें पता होना चाहिए कि लीवर हमारा प्रॉपरली कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास में होनी चाहिए। उसके बाद में ब्लड शुगर रिपोर्ट्स भी हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पेनक्रिएटिक डक्ट की भी क्या करने वाली हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारे पास में ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट में लगेगी। उसके बाद में आ जाती है हमारे पास में पेशेंट की प्रिपरेशन के। इस प्रोसीजर के लिए आप पेशेंट को किस तरीके से क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। द पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक अ लो रेजिडुअल डाइट फॉर 2 days प्रियर टू द एग्जामिनेशन। मतलब हम यहाँ पे 2 दिन पहले से पेशेंट को ऐसी डाइट लेने के लिए बोल देंगे जिससे पेशेंट का हमारे पास में कोई भी जो फीकल मैटर ज़्यादा हमारी बॉडी में ना रुके। रेजिडुअल डाइट हम यहाँ पे पेशेंट को लेने के लिए बोल देंगे। पेशेंट यहाँ पे क्लियर ड्रिंक करेगा, लिक्विड ड्रिंक करेगा, जो हमारे पास में क्या होगा, जिससे हमारे पास में पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई भी जो फीकल मैटर है वो पेशेंट के अंदर पे ज़्यादा नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में क्या होगा कि हम जब फिल्मिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास में हमें उससे दिक्कत हो सकती है। किससे दिक्कत हो सकती है कि हमारे पास में जो फीकल मैटर होगा वो पेशेंट के एब्डोमेन में पड़ा होगा, क्योंकि ये जो एब्डोमेन की हमारे पास में फिल्मिंग की जा रही है इसी वजह से कि हमारे पास में जैसे गैसेस वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। हम यहाँ पे पेशेंट को, वैसे मैंने लिखा नहीं है, लेग्जेटिव भी पेशेंट को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो हम पेशेंट को लेग्जेटिव भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आप जाइए और ये सारी चीज़ें, आप फीकल मैटर आपका बाहर निकल जाए, क्योंकि हम यहाँ एब्डोमेन की फिल्मिंग करने वाले हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में लीवर में, अब यहाँ पे लीवर के पास में जो हमारे पास में एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, हमारा जो है हिपैटिक फ्लेक्सर, कोलोन में अंदर जो हिपैटिक फ्लेक्सर होता है वो हमारे यहाँ पे, अगर वहाँ पे हमारा कोई किसी तरीके की एयर रुकी हुई है, कुछ भी है, तो वो दिक्कत करेगी। तो हम यहाँ पे लेग्जेटिव पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। फास्टिंग में भी एम्प्लॉयड हम 4 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फास्टिंग रख सकते हैं, ठीक है। 6 से 8 घंटे वो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम 4 to 6 आवर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एक रीजन होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पेशेंट को क्या करने वाले हैं, एंडोस्कोप देने वाले हैं, फिर कंट्रास्ट देने वाले हैं, तो पेशेंट हमारा एस्पिरेट ना कर जाए, क्या ना कर जाए, एस्पिरेट ना कर जाए। उसके बाद में पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपने जो भी मेटेलिक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट आपके पास में होगा वो ज्वेलरी को आप पहले ही घर पे रिमूव
करके आए। ठीक है, देखो हमारे पास में क्या है, पेशेंट जब हमारे पास में आ जाता है तो हम पेशेंट को पहले ये चीज़ अवेयर कर देते हैं, उसके बाद में हम जब जिस दिन हमारे पास पेशेंट को वो करवाने आता प्रोसीजर, तब हम पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास में हमारा जो प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो प्रोसीजर को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वाली वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं कि हमारे पास में जो पेशेंट की प्रिपरेशन है उसे हम किस तरीके से परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोसीजर पे बात करेंगे। तो ERCP में अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।